नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास और आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 की। ग्रामीण विकास का मुद्दा सीधे सीधे देश के विकास से जुड़ा है, कारण भारत गांव में बसता है, अतः ग्रामीण विकास सबसे अधिक महत्व रखता है। पिछले आम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गांव, गरीब और किसान पर फोकस किया गया था। इसमें किसानों की आय बढ़ाने, कृषि बाजारों को उदार बनाने और किसानों को समर्थन देने की बात कही गई थी। अतः आम बजट 2022-23 में भी ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इस बार के आगामी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं और देश के ग्रामीण विकास की गति क्या है? क्या योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर उतर रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिसे जानना समझना जरूरी है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम चर्चा आगामी केंद्रीय बजट और ग्रामीण विकास की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्ष कुमार जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी, नमस्कार। हम बात करेंगे डॉक्टर अशोक विशन दास जी से, जो निदेशक हैं EGROW फाउंडेशन के। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ग्रामीण विकास को समझने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर विवेक कुमार जी से, जो IIT दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका भी स्वागत है। हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मुद्दा है वो कितना अहम है। प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आप कैसे देखते हैं ग्रामीण विकास, और जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो आगामी बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, जब हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं आज 2022 में, तो जो एक ग्रामीण विकास को देखने का एक जो पैमाना था और जो पहले दशकों में जिस तरह से हम लोग एक आइसोलेशन में, एक साइलोज में जिस तरह से ग्रामीण विकास को देखते रहे, वो पैमाना अब बदला है। और ग्रामीण विकास की यदि हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आधारभूत ढांचा है उसका जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए मैं रेलवे की बात करूं या सड़क परिवहन की बात करूं या अन्य क्षेत्रों की बात करूं, तो एक पूरा फोकस नजर आता है जिसमें इस तरह के बजट एलोकेशन या इस तरह की योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि एक ग्रामीण विकास की एक प्रक्रिया इंटीग्रेटेड वे में की जा सके। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बजट का प्रश्न है, तो जो एक सपोर्ट की आवश्यकता है, जो एक विशेष समर्थन की आवश्यकता है, उसके नाते से किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अपने बजट की बात करूं, तो एक बड़ा भाग मनरेगा के माध्यम से जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार दिए जाने की एक जो प्रक्रिया है, उसके नाते से काफी बड़ा बजट उसके माध्यम से दिया जाता है। लेकिन यदि मैं सरकार की मंशा को जिस तरह से हम पिछले 6-7 वर्षों में देख रहे हैं, चाहे वो ये जो नई मुंबई दिल्ली मुंबई राजमार्ग जो नया बनने वाला है, जिस तरह से वो पिछड़े जिलों से होकर गुजर रहा है, तो वहां पर विकास किस तरह से आएगा उसके माध्यम से, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे जिस तरह से फोकस किया जा रहा है। और पिछले 2018 से नीति आयोग के माध्यम से एक पूरी योजना बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास को एक अलग से देखने का जो सिलसिला चला आ रहा था वो टूटा है, और सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहें या पिछड़े क्षेत्रों को कहें या ग्रामीण क्षेत्रों को कहें, तो उनके लिए एक फोकस अलग से किया जा रहा है। भारतीय रेल की मैंने बात की, भारतीय रेल में भी जिस तरह का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हम आज बात कर रहे हैं, पहले सिर्फ हम पैसेंजर ट्रेन की बात करते थे, लेकिन ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं और जो प्रस्तावित है, ये सारे इस तरह की योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या स्पेशली जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जाहिर सी बात है उसमें बहुत मदद करें। जाहिर सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम ग्रामीण विकास की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, तो एक इंटीग्रेटेड वे में हमें सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बजट से हम इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल विवेक जी। जब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की, जब बात करते हैं तो उससे कृषि क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। तमाम पहलू ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हैं। जैसा माना जाता है, कहा जाता है
असली भारत गांव में ही बसता है और गांव का विकास ही असल में देश का विकास है। डॉक्टर हर्ष, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम 2014 के बाद के बजट देखें तो सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर, कृषि पर, ऐसे पहलुओं पर ज्यादा रहा है। अगर बजट भी देखें तो लगातार उस बजट में भी बढ़ोतरी होती रही है। आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, बजट एक लेखा जोखा है एक साल का जी सरकार की खर्च का और आमदनी का। लेकिन इसको बजट सिर्फ लेखे जोखे के तौर पे ना देख करके ये सरकार की मंशा को जरूर दिखाता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि जब देश की ज्यादातर आबादी 70% के करीब आबादी रूरल एरियाज में काम करती है, रहती है, तो उनके ऊपर विकास के लिए फोकस करना हमारा कर्तव्य बन जाता है अगर हमें देश को आगे ले जाना है। तो विवेक कुमार जी ने सही कहा कि इसको अकेले में नहीं देखा जा सकता, इसको देश के विकास के साथ इंटीग्रेट करके देखा जाना चाहिए। और ये ना ही किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बजट है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने बजट्स हैं जो उसमें रूरल विकास के अंदर, ग्रामीण विकास के अंदर योगदान देते हैं। तो कृषि जो है, अभी हमने एनएसएसओ का भी एक सर्वे आया है और नाबार्ड के द्वारा भी एक नाबार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे कराया गया था 3-4 साल पहले। एक बात उसमें स्पष्ट आती है कि एक ग्रामीण जो हाउस होल्ड है उसकी इनकम सिर्फ कृषि से नहीं आती, कृषि के अलावा भी दूसरी चीजों से आती है। जी। तो कृषि से करीब 40% एक रूरल हाउस होल्ड की आमदनी आती है। बाकी उसके अलावा लेबर के तौर पे वो अलग अलग जगह से आमदनी जुटाता है और दूसरे उसके स्रोत हैं जो नॉन फार्म सेक्टर वगैरह के एरिया से उसको जुटाता है। तो आप पाएंगे कि लेबर को प्रदान करने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है मनरेगा, तो उसका आउटले बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोविड महामारी के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बढ़ाने की आवश्यकता है। और अगर ये आवश्यकता बढ़ेगी, रोजगार ज्यादा दिए जाएंगे, तो इससे लोगों की आमदनी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और देश की जो जीडीपी है उसको आशातीत सफलता प्राप्त होगी, जो हमारे लिए बजट के अंदर हर साल प्रोविजन किया जाता है। जी। लेबर के अलावा, मनरेगा के अलावा मैं कहूंगा कि आधारभूत ढांचा जो रूरल एरियाज में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जी। आने वाली इकोनॉमी मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहूंगा कि चाहे वो मार्केट से जोड़ना है एग्रीकल्चर को, या दूसरे अवसर सर्विसेज के माध्यम से, चाहे हेल्थ एरियाज में है, चाहे एजुकेशन में है, वो डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। हम देख रहे हैं कोविड के बाद से ये बड़ी प्रक्रिया बड़ी त्वरित हो गई। तो फिजिकल जो बैंडविड्थ है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, उसको बढ़ाना, जल्दी से जल्दी बढ़ाना, तो मैं समझता हूँ बजट में उसके लिए जितना धन पहले हर साल उपलब्ध किया जाता है उससे ज्यादा दिया जाएगा। उसके अलावा मैं समझता हूँ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसके तहत स्टेट्स के साथ मिलकर भारत सरकार नाबार्ड के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराती है, ताकि एक मुश्त प्रोजेक्ट्स पूरे हों और जल्दी पूरे हों। जी। तो मैं समझता हूँ ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का होता है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स का होता है, नहरों का होता है, कमांड एरिया डेवलपमेंट करने का होता है, मंडी बनाने का होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित वेयर हाउस बनाने का मैं हर्षी आपकी सेक्टर से जुड़ी हुई जो आधारभूत कमियां हैं उनको दूर करने का प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, क्योंकि बात अगर मैं ग्रामीण विकास की कर रहा हूं तो उसमें चर्चा जब भी होती है तो रोजगार की हो जाती है, कृषि को लेकर हो जाती है, कितना उचित मूल्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको लेकर चर्चाएं होती हैं। लेकिन जब बात आधारभूत ढांचे की हम करते हैं डॉक्टर अशोक जी, तो क्या क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं? क्या सड़कें बेहतर बनी? क्या शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? ये ऐसे सवाल है। हमारी पंचायतों का हाल क्या है?
जब हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, क्योंकि आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, संसाधन बेहतर होंगे, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास भी होगा। जी अशोक जी। ये देखिए, जो हमारा कृषि व्यवस्था है, कृषि का जो क्षेत्र है, वो अभी आप कोविड में ही देखिए, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें हमारी पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी 3.4%, और बाकी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ हुई। इसका मतलब हमारा कृषि क्षेत्र है वो रेजिलिएंट है, और विषम परिस्थितियों में भी हमारे जो किसान भाई है वो हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। दैट इज पॉइंट वन। और सेकंड, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर 1% वृद्धि दर है किसी अन्य क्षेत्र में, तो वो कृषि क्षेत्र की 1% वृद्धि दर दूसरे क्षेत्रों के 2 से 3% वृद्धि के इक्विवेलेंट है। वो इसलिए कि हमें ये समझना होगा जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है वो 3 भागों में बांटी जा सकती है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, उसमें कृषि आता है। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो सेकेंडरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर मतलब जैसे होटल्स हैं, आपके जो सर्विसेज सेक्टर हैं, वो है। तो हमें ये समझना है कि जब तक हमारा आधार है, जो बेस है, वो अगर मजबूत नहीं होगा तो उससे आपकी डिमांड नहीं जनरेट होगी, और डिमांड अगर जनरेट नहीं होगी तो जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में जो भी आप काम करेंगे उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, जैसे अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है तो आपको नीचे से फायर करना है। नीचे से मतलब प्राइमरी सेक्टर वो कृषि है, ग्रामीण विकास है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो ये दैट इज द पॉइंट। नाउ क्या है कि जो कृषि क्षेत्र में बहुत हमारा जो करीब 68%, 68% लोग हमारे गांव में रहते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा तवज्जो देनी है। अब हमारे लिए एक तरह से ये अच्छी बात है कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार प्रयास रहता है और ईमानदारी से कर भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर इसको देखो तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल के बाद भी, आजादी के 75 साल के बाद भी हम वो बात कर रहे हैं जो आज से 75 साल पहले हमें कर देनी चाहिए थी, या जो पहला दशक था आजादी के बाद 1947 से 57, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं में कमी है, उनके क्रियान्वयन में कमी है, वो उस पे हमें विवेचन करना है। अब जहां तक कृषि का अशोक जी प्रोफेसर विवेक कुमार, हम आधारभूत ढांचे की जब बात करते हैं तो ग्रामीण जो विकास है उसमें क्या सड़कें बन रही हैं, या जो योजना है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी योजना हो, शिक्षा संबंधी योजना हो, आवास देने की बात हो, ऐसे मुद्दे जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था को, जो उसका आधारभूत ढांचा है, उसे मजबूती प्रदान कर रहे हों, क्या यह बदलाव आपको जमीन पर दिखा? देखिए, ये बदलाव हो रहा है और ये बदलाव तेजी से दिख भी रहा है। आपने आवास की बात की, मैं आवास से प्रारंभ करता हूं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी यदि आप डिलीवरी देखें तो पिछले वर्षों में इसकी डिलीवरी बहुत मुझे लगता है कि शायद लगभग 100% या लगभग 100% के आसपास मान सकते हैं, तो उतनी डिलीवरी इसकी हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और जो बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो डिलीवरी है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले भी हैं, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम पर चल रहे हैं, कोविड की समस्या के बावजूद भी। जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि यदि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और वो भी एक बड़ा प्रश्न है कि कितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वायबल है एक ग्रामीण स्तर पर, लेकिन जो आयुष की अभी जो हमारा ये जो हेल्थ, जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो बीमा का जो हमारी योजना है, वो भी बहुत सक्सेसफुली और लोगों ने उसका बहुत लाभ उठाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आया है। तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड जैसे
बढ़ी है उस तरह से उसकी डिलीवरी भी बढ़ी है, और ये आगे भी रिफ्लेक्ट होगा। और जैसा कि पहले वक्ताओं ने भी कहा कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करेंगे, ग्रामीण विकास की बात करना बेमानी है। एक और मैं उदाहरण देता हूं, आपने स्वास्थ्य, आवास और इसका हवाला दिया, सड़कों का हवाला दिया, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार ने, हर घर नल, एक ऐसा जो हमारा जल जीवन मिशन के माध्यम से जो हम 2025 तक हर घर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का जो सरकार ने जो प्रयास किया है, और उसकी जो डिलीवरी है वो ये बताती है कि 2025 तक हम हर ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में एक फंक्शनल टैप कनेक्शन होगा। जी बिल्कुल। इससे स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा, जी, इससे दर्जनी कम होगी, ये जी प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आधारभूत परिवर्तन होगा जी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो गैप्स रह गए थे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के, उनको एक मिशन मोड में जिस तरह से किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे आगामी 4-5 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे। जी अभी तक भी विवेक जी, अभी हर जी ने कहा कि बजट वास्तव में एक लेखा जोखा है, विवेक जी, लेकिन अभी तक हमारी परंपरा रही है कि हम बजट आता है तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना दिया है, उस क्षेत्र में कितना दिया। बेसिक आधारभूत सुविधाओं के लिए मुझे लगता है कि विवेक जी, मैं डॉक्टर हर्ष से जरा कुछ समझना चाहता हूं, आपके पास दोबारा आता हूं, क्योंकि बात मैं इसलिए आधारभूत ढांचे की कर रहा हूं क्योंकि ग्रामीण विकास की हम बात कर रहे हैं, और जब ग्रामीण विकास की बात होती है तो ठीक है, कृषि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, और सरकार इसके लिए भी प्रयास कर रही है। और ग्रामीण विकास और किसान एक दूसरे से अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। आय दुगनी हो जाए लेकिन जो ग्रामीण विकास का आधारभूत ढांचा है वो कमजोर रह जाए, वो असंतुलन को पैदा करता है। आपने डिजिटल की बात की थी, डिजिटल इंडिया की भी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने पर भी सरकार का खासा जोर है। डॉक्टर हर्ष जी, आप कैसे इस बदलाव को देखते हैं? क्यों जरूरी है पंचायतों का डिजिटलीकरण? क्या जनधन खाते जो खुले उससे किसान मजबूत हुआ? जो गांव में हमारे परिवार रहते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उनका हुआ? जी देखिए, हमारी सारी जो फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे वो डिजिटल होती जा रही है। आप इतने बैंकों के खाते खुले हैं, जनधन अकाउंट्स खुले हैं सरकार के द्वारा अथक प्रयासों से, बैंकों के द्वारा अथक प्रयासों से। तो जब और उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड्स हैं, रुपए कार्ड्स हैं, या मोबाइल के द्वारा यूपीआई के जो एप्स बनी हैं कि किसी भी बैंक से आप छोटे पेमेंट्स कर सकते हैं, तो ये सुविधाएं जो अर्थव्यवस्था को एक फिजिकल आधारभूत ढांचे को पेमेंट्स के थ्रू जोड़ती हैं, वो उसके ऊपर काफी सतत प्रयास हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए ये जरूरी होता जा रहा है कि इंटरनेट की लगातार अच्छी सुविधा हो और बिजली जो है वो हर समय उनको मिलती रहे। इसके लिए सोलराइजेशन का भी एक जोरदार योगदान जो पंप सेट्स वगैरह में कुछ गवर्नमेंट्स में कुछ स्टेट्स में किया गया है, उसके अलावा भी जो घरों में बैठ करके जो सोलराइजेशन किया जा सकता है उसके ऊपर भी प्रयास होना चाहिए। और जो कस्टमर सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो बने हैं, जिसके तहत आधार से संबंधित, बिल से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित सारी वहीं पर सुविधाएं मिल जाती हैं ग्रामीण को, वो एक उसके आमदनी बढ़ाने के अंदर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में बड़ा योगदान देती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि डिजिटल जो कृषि में खासकर आने वाले कुछ सालों के अंदर बड़ा जोरदार योगदान देगा। जी बिल्कुल। क्योंकि मार्केट तक पहुंचने का माध्यम डिजिटल माध्यम हो गया है। जी, दूर बैठे आप अपनी क्वालिटी को बता पाएं, अपनी फसल को दिखा पाएं, प्राइसेस के बारे में आपको ज्ञान हो, और दूसरे एक्सचेंजेस या एफपीओस के माध्यम से आप काम कर सकते हो। आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी जी, इस दिशा में भी खासा काम हुआ है डॉक्टर हर्ष जी। में डिजिटल आधारभूत ढांचा चाहती हैं। इस दिशा में भी और
उसके साथ बड़े लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं और दूसरे लोग हैं वो संवाद कर पाते हैं, देख पाते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। ये सारी चीजें डिजिटली बहुत सहयोग करती हैं ग्रामीण विकास के। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर हर्ष जी, और सरकार ने इस दिशा में भी खासा काम किया है। ई कृषि मंडी की बात हो, ई पंचायतों की बात हो, ये उसी दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास डिजिटल तरीके से भी बहुत तेजी से हो सके, लोग मजबूत हो सके। लेकिन पंचायतों की बात अगर मैं नहीं करूंगा तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। डॉक्टर अशोक जी, आपने बात 75 साल की पंचायत हमारी जो व्यवस्था है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो पैसा जाता है वो पंचायत के स्तर पर जाता है, चाहे बात स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, पंचायतों की स्थिति हो, ग्राम पंचायतों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंचायतों में कुछ काम हुआ है लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ काम और करना है। अब आप ये देखिए, जो हमारा जो संघीय ढांचा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें 3 लिस्ट दी है। एक तो कंकरेंट लिस्ट दी है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट। तो मैं तो ये कहूंगा उसमें एक चौथी लिस्ट जोड़नी चाहिए, जो उसके जो पंचायतों के अधिकार हैं वो एक्सक्लूसिवली उनके अंदर होना चाहिए। अब पंचायत बन तो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 भी हो गया, कई साल हो गए, लेकिन पंचायत, मैं गांव-गांव में जाता हूं, सरपंच से बात करते हैं तो वो कंफर्टेबल इतना नहीं है, क्योंकि वो कई और लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे एक हमारा संघीय जो ढांचा है, तो राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं, केंद्र कुछ भी चाहे वो करती है। ऐसे ही पंचायतों को एक चौथी लिस्ट बननी चाहिए जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र है उसमें डिफाइन हो, और वो कहें इस वाले जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो विषय हैं, वो सब पंचायत ही एम्पावर्ड हैं। उनको सशक्तिकरण करने के लिए ये एक चौथी लिस्ट डालनी जरूरी है, तभी हमारा देश बहुमुखी विकास कर सकता है। दैट इज पॉइंट 1। और जब तक आप उसको सशक्त नहीं करेंगे, सरपंचों को और जो बाकी पंच हैं, तो उसको कोई, अगर आप ऐसा है कि किसी को कहिए कि उसके हाथ आपने बांध दिए, पैर बांधे हुए, कहो आप दौड़ लगाइए, वो बेचारा मुंह के बल गिर पड़ेगा। तो ऐसे ही उनको पंचायतों से अपेक्षाएं बहुत हैं। जो हमारे गांववासी है, हमारे किसान भाई है, पंचायतों से उनकी बड़ी अपेक्षाएं हैं और वो उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन सरपंचों की अपनी अपनी मर्यादा है, अब उनके अधिकार बहुत ही सीमित हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमेशा राज्य की तरफ उनका वो देखते रहते हैं या केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो, उसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में किसी को, कई लोगों को ये शायद अच्छा नहीं लगता है कि पंचायतों को हम इतना सशक्त करें कि वो हमारी तरफ आए ही नहीं। तो लेकिन वो हमारे समय की मांग है, 75 साल हो गए। दूसरा ये मैं बताऊं, हमारे को पैनलिस्ट हर्ष जी ने बोला कि साहब एमजी नरेगा है, उस स्कीम में इतना पैसा ज्यादा होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात नहीं है कि 10 करोड़ लोग अभी भी एमजी नरेगा, जो कि टोटली अनस्किल्ड वर्क है, वो करते रहते हैं, हमेशा गड्ढा खोदते रहते हैं और इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहते हैं। काम कोई छोटा नहीं है, बट उसमें कोई, अगर आप उन 10 करोड़ लोगों को कुछ इस तरह से स्किल दीजिए ताकि वो कोई और काम करे। मैंने एक स्टडी की थी गुजरात में आज से 6-7 साल पहले, तो वहां जो किसान जो खेती बाड़ी मजदूर होते थे, उनको उस समय मिलता था 110 रुपए, और वो उनको जो हीरे के व्यापारी हैं उनको वहां अपने यहाँ ले गए। वो बेचारे वैसे खेत में काम करते थे, मई जून में आप सोच सकते हैं 46-47 डिग्री और कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। तो उनको उन्होंने थोड़ा सा शिक्षित किया, 15 से 25 दिन की ट्रेनिंग दी, और उनको 110 की जगह 500 रुपए की मजदूरी मिलती थी डेली, और पंखे के नीचे बैठा। वो इतने खुश थे, इतने खुश थे। तो एक छोटा सा उदाहरण है, जब तक हम उनको स्किल्ड नहीं करेंगे, we have to upskill the skills of those people who are seeking, जो एमजी नरेगा के काम देख रहे हैं। तो ये हमेशा नहीं चलना चाहिए। कई लोग बिल्कुल डॉक्टर अशोक जी, विवेक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? बहुत संक्षेप में। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू
है। और पिछले वर्ष हमने देखा कि एनआरएलएम में सरकार ने तेजी से पिछले बजट में पैसा बढ़ा है उसके लिए, और मुझे आशा है कि इस बार पुनः उसके लिए पैसा बढ़ेगा। और इसके साथ साथ एनआरएलपी में सरकार ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया है, आरसीटी में सरकार बजट बढ़ाएगी ऐसी मुझे आशा है। और सरकार का पूरा फोकस है कि छोटे उद्यमी और महिलाओं को का सशक्तिकरण हो, और उसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि सवाल ग्रामीण क्षेत्र के विकास का है। ग्रामीण गरीबों के लिए चाहे आवास बनाने की बात हो, मनरेगा की बात हो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो या सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन हो या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सरकार चौतरफा ग्रामीण विकास पर जोर दे रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि जो योजनाएं बन रही हैं वो जमीन पर उतर रही हैं, उसका लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। बहरहाल आने वाला जो बजट है उस पर अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो हमारे कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।